हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए दोबारा से हम डिस्कस करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, और हम इसमें चर्चा करेंगे गणित का पाठ्यक्रम संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, कि पाठ्यक्रम का संगठन कैसे हुआ और इसके सिद्धांतों के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान पाठ्यक्रम में अनेक त्रुटियां पाई गई हैं, परंतु अतः पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए हमें उसके निर्माण के लिए कुछ सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। अ गुड करिकुलम शुड नेवर बी अ सॉर्ट ऑफ द prostitution bed for the child if it is the instead of fitting the curriculum to the child's need, the child is fitted to the curriculum। करिकुलम निर्माण के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कार्यशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को गणित का विषय नीरस तथा कठिन मालूम नहीं होता। वह गणित के अध्ययन में वास्तविक अध्ययन का अनुभव करते हैं। उनको केवल यांत्रिक रूप से नहीं, गणित के सिद्धांतों तथा नियमों को स्मरण नहीं करना पड़ता, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से क्रियाशील रहने के कारण वे थोड़े ही समय में गणित के कठिन तथ्यों का स्थायी ज्ञान बहुत ही सुविधा से ग्रहण कर लेते हैं। बालक अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को बिना सोचे समझे ग्रहण नहीं कर लेता, बल्कि वह अपनी तर्क, विवेचना, कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। अतः गणित के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी समस्याएं रखनी चाहिए जिससे विद्यार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर मिल सके। वे स्वयं के अनुभवों के आधार पर उस विषय का सरलता से अध्ययन कर सके। ये था हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। नाउ नंबर 2, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड इलास्टिसिटी। बालक अपने विकास की अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न रुचियां प्रदर्शित करता है। पाठ्यक्रम में उसकी आयु, एज तथा स्टेज के अनुकूल रुचियों को संतुष्ट करने की गुंजाइश रहनी चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम विषय केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक को बालक ही समझना चाहिए, हमें अपना ज्ञान उस पर नहीं थोपना चाहिए। बालक का अपना अलग ही व्यक्तित्व होता है। उसको केंद्र मानकर जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वह कभी भी कठिन नहीं होगा, बल्कि उसके लिए उपयोगी ही सिद्ध होगा। बालक केंद्रित पाठ्यक्रम में उसके जीवन से संबंधित वास्तविक समस्याओं को प्रमुख स्थान मिलता है। अतः बालक को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक की विशिष्ट मानसिक सामर्थ्यों, शक्तियों एवं क्रियाओं को जानना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में दृढ़ता न होकर लचीलापन होना चाहिए। परिस्थिति, काल, समय के अनुसार उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहना चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम ही बालक तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। पाठ्यक्रम बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। यदि पाठ्यक्रम में लचीलापन नहीं होगा तो परिस्थितियों के बदलने पर इसमें परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तो शिक्षा में निरस्ता व अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, जिससे बालक ना तो गणित का स्थायी ज्ञान सुगमता से प्राप्त कर सकेगा और ना ही अध्ययन में आनंद का ही कोई अनुभव कर सकेगा। सॉरी। नाउ नंबर 3 इज उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। गणित हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही उपयोगी विषय है। अतः गणित के पाठ्यक्रम में हमारे उपयोग में आने वाले प्रकरणों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गणित विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करे। जीवन में परिस्थितियों और चुनौतियों का सफलता से सामना करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, गणित हमें सक्षम बनाता है। इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम की पाठ्यवस्तु व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से जीवन उपयोगी होनी चाहिए। वह वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। उपयोगिता के अंतर्गत जीविका अर्जन भी सम्मिलित है। जनरली मैन लाइक दैट देयर चिल्ड्रन शुड लर्न समथिंग विच इज नॉट टू यूजफुल ओनली फॉर द गाइडेंस बट शुड लर्न मोर ओनली those things which were most useful for his prosperous life। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 4 इज प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत।
प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। हमारे देश में शासन का स्वरूप आप सभी जानते कैसा है, लोकतांत्रिक है। अतः शिक्षा द्वारा नागरिकों को केवल ज्ञान और अनुभव प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उनमें अपेक्षित दृष्टिकोण तथा कुशलता विकसित करना भी आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम तैयार करते समय हमें जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान देना चाहिए वो कौन से हैं। नंबर 1, एक दूसरे के सम्मान की भावना, रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। नंबर 2, समूह स्तर पर कार्य का संपादन करना। नंबर 3, कार्य एवं दायित्व में संतुलन, समस्याओं का निदान, नवीन विचारों का स्वागत, उत्तरदायित्व एवं सहयोग की भावना, सामाजिक चेतना का ज्ञान, विस्तृत विचारधारा, ओपन माइंडेड। ठीक है। नाउ नंबर 5 इज सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन। पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के स्वीकृत आदर्शों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है। समाज की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल सामाजिक भावना उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गणित के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरण रखने चाहिए जिनके द्वारा बालकों को विभिन्न प्रकार की गणित संबंधी सामाजिक समस्याओं को हल करने का अवसर मिल सके। गणित शिक्षण से बालकों में सामाजिकता की भावना का विकास अवश्य होना चाहिए। नाउ according to Albert, no conflict between society centeredness and child centeredness. Okay. Now number 6, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर। बालक को शिक्षा देने के 2 क्रम हैं, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक। मनोवैज्ञानिक क्रम में बालक की अपनी रुचि, योग्यता, जिज्ञासा, उत्साह, आयु, क्षमता इत्यादि के अनुसार तथा तार्किक क्रम में तर्कपूर्ण ढंग से अध्ययन करते हैं। तार्किक क्रम में बालक की रुचि, जिज्ञासा एवं क्षमता की अवहेलना की जाती है। प्राचीन काल में तार्किक क्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु आजकल मनोवैज्ञानिक के महत्व का आधार मनोवैज्ञानिक क्रम द्वारा बालक गणित के तथ्यों का ज्ञान बड़ी सुगमता से कर लेते हैं। पाठ्य वस्तु में उनकी रुचि, उत्साह बढ़ जाती है और वे अपने मानसिक अवस्था के अनुसार ज्ञान ग्रहण करते हैं। अतः छोटे बालकों को शिक्षा के लिए हमें मनोवैज्ञानिक क्रम का प्रयोग करना चाहिए और जैसे जैसे बालक ऊंची कक्षाओं में पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे हमें तार्किक क्रम का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। इस प्रकार तार्किक विधि अमनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि कभी कभी तार्किक विधि का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त तथा उत्तम होता है। नाउ नंबर 7, स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लोकल डिटर्मिनेशन। पाठ्यक्रम में ऐसी वस्तुओं, क्रियाओं तथा विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालकों को मानव जाति के विभिन्न अनुभवों से अवगत करा सके। इन अनुभवों को प्राप्त कर लेने से वह विभिन्न जातियों के जीवन में भाग लेने के लिए स्वयं को भली प्रकार से तैयार कर लेता है। पाठ्यक्रम व्यक्तिगत भिन्नताओं व स्थानीय परिस्थितियों से विशेष रूप से नियंत्रित रहता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें संपूर्ण राष्ट्र की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान से संस्कृति एक दूसरे एवं दूसरे अन्य संदर्भों में भिन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा दूरदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। अधिकांश विद्यार्थी आगे चलकर विश्वविद्यालय तथा टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, अतः पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में हमें केवल उन्हीं प्रकरणों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो विद्यार्थी की दैनिक और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बल्कि अन्य प्रकरणों जिनके द्वारा विद्यार्थी का भविष्य की ओर अग्रसर हो, उन लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा बालक की रचनात्मक शक्ति का भी विकास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा, बल्कि टैगोर ने कहा भी था, देयर मस्ट बी द कॉम्बिनेशन बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 9, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर द लेजर टाइम। विद्यार्थी के समक्ष अवकाश के क्षणों के सदुपयोग करने की भी बड़ी समस्या रहती है। ये प्राय अपने खाली समय में बेकार
ही बातें नष्ट कर देते हैं, बेकार की बातों में, इधर उधर की बातों में अपना समय वेस्टेज ऑफ टाइम करते रहते हैं। ठीक है, अवकाश के समय का सदुपयोग ना होने के कारण वे कभी कभी अनुशासनहीनता की भी शिकार हो जाते हैं। अतः गणित के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे प्रकरण रखने चाहिए जिससे बालकों के इस विषय में रुचि उत्पन्न हो जाए और वे अवकाश के समय में भी इनका अध्ययन करके आनंद प्राप्त कर सके। बालक को गणित की कुछ ऐसी पहेलियों या समस्याएं हल करने को दी जा सकती हैं जिनके द्वारा काफ़ी मनोरंजन हो जाता है और साथ ही वे गणित की क्रियाओं का भी ज्ञान सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। किसी ने कहा भी है कि एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डिवाइल वर्कशॉप। अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स, गणित का पाठ्यक्रम संगठन। पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः दो पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। पहली है उप विषय एवं सकेंद्रीय पद्धति, टॉपिकल वर्सेस स्पाइरल मेथड, एंड दूसरी है आयोजित एवं प्रासंगिक पद्धति, इंसिडेंटल वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड मेथड। तो चलिए हम पहली पद्धति के बारे में बात करते हैं, उप विषय पद्धति, टॉपिकल मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं के लिए बालकों के मानसिक स्तर और आयु के अनुसार उप विषय निर्धारित किए जाते हैं और उप विषय पूर्णतः उसी कक्षा अथवा कक्षाओं में समाप्त कर दिए जाते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इतिहास इत्यादि। प्राइमरी कक्षाओं में समीकरण, ब्याज, समानुपात इत्यादि को जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं में पूर्णतः पढ़ा दिया जाता है और बाद में ही कक्षाओं में इन्हें फिर बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। इन विषयों के प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यास उसी स्तर पर करा दिया जाता है। अब है उप विषय पद्धति के गुण। इसका जो पहला गुण है, इस पद्धति द्वारा पर्याप्त मात्रा में काफ़ी समय तक उस विषय के प्रश्न निकालने का अभ्यास हो जाता है, जो आगे चलकर बालकों को बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। नंबर 2, काफ़ी समय तक पढ़ने और अभ्यास करने के कारण बालक उस विषय का पूर्ण ज्ञाता हो जाता है और उसे भली प्रकार समझ आता है। नंबर 3, बालक समय तक ही उप विषय पढ़ते रहने से बालकों का ध्यान उप विषय पर केंद्रित होता रहता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ दोषों की। इस पद्धति के गुण होते हुए भी इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं। तो पहला दोष है, बहुत समय तक एक ही विषय के प्रश्न निकालते बालक उस उप विषय के प्रति अपनी रुचि खो बैठता है और विषय अरुचिपूर्ण हो जाता है। नंबर 2, उस उप विषय के प्रश्नों में विभिन्नता न होने के कारण बालक एक ही प्रकार के प्रश्नों को केवल मशीन की तरह निकालते रहते हैं। नंबर 3, इस पद्धति में सहसंबंध से प्राप्त होने वाले लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पाते, क्योंकि इस पद्धति के अनुसार एक समय में केवल एक ही उप विषय पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, इस पद्धति के अंतर्गत विषय सरल से कठिन की ओर के आधार पर संगठित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक उप विषय के सरल तथा कठिन सभी प्रकार के प्रश्न उसी कक्षा में समाप्त कर दिए जाते हैं। नंबर 5, यह पद्धति विशेषकर छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि बालकों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता है कि वे प्रत्येक उप विषय के कठिन प्रश्नों को भी उसी कक्षा में हल कर सकें। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं सकेंद्रीय पद्धति की, स्पाइरल मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत किसी भी उप विषय को किसी कक्षा विशेष में पढ़ाकर पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया जाता है। जैसे उसमें इससे पहली वाली विधि में समाप्त कर दिया जाता था ना, पढ़ाने के बाद कक्षा में उप विषय में, लेकिन इसमें इसको समाप्त नहीं कर दिया जाता है, बल्कि बालकों की आयु और मानसिक स्तर के अनुसार उस उप विषय के केवल उतने ही कठिन प्रश्न हल कराए जाते हैं जिन्हें बालक आसानी से समझ सके। उनकी आयु और मानसिक स्तर बढ़ जाने पर उस उप विषय को फिर से पढ़ाया जाता है और तब पहले की अपेक्षा अधिक कठिन प्रश्न हल कराए जाते हैं। इस प्रकार बालक के मानसिक स्तर के साथ साथ उप विषय का कठिनाई स्तर भी बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए
ब्याज संबंधी प्रश्न कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक भिन्न भिन्न कक्षाओं और समय पर हल कराए जाते हैं। इसी प्रकार समानुपात का साधारण ज्ञान कक्षा 7 में दिया जाता है और उस पर आधारित कठिन प्रश्नों का अभ्यास कक्षा 9 और 10 में कराया जाता है। प्रत्येक की पूरी जानकारी प्रारंभ में ही दी जाती है, फिर भी हमारे नवीन ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का आधार पूर्व ज्ञान ही होता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय पद्धति के गुणों की। यह पद्धति सरल से कठिन की ओर तथा पूर्ण से अंश की ओर दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। नंबर 2, प्रश्नों का कठिनाई स्तर बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने के कारण बालक उनको हल करने में रुचि लेते हैं और विषय अरुचिपूर्ण नहीं बन पाती है। नंबर 3, बालक को प्राप्त किए हुए ज्ञान को कई बार दोहराने का अवसर मिलता है। एक ही कक्षा में कई उपविषय साथ साथ पढ़ाने के कारण सहसंबंध का अवसर प्राप्त होता है और विषय अर्थपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट है, यदि बालक को किसी कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी पड़े तो उप विषय थोड़े थोड़े पढ़ लेने के कारण उसे गणित की सभी बातों की जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है, अब इसके दोषों की चर्चा करते हैं। इस पद्धति के अनुसार जो अध्यापक किसी कक्षा विशेष को प्रथम वर्ष में पढ़ा रहा है वही अध्यापक उस कक्षा को अंतिम वर्ष तक पढ़ाए। नंबर 2, बालक को किसी भी विषय या उपविषय को भली भांति एवं पूर्ण रूप से समझने के लिए प्राप्त समय नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में किसी उपविषय को लेकर ठीक प्रकार ना समझ सकने के कारण उस उपविषय के प्रति बालक की अरुचि हो जाती है और बाद में फिर वह उस विषय को पूर्णतः समझने में असमर्थ रहता है। लास्ट पॉइंट, प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर पर उन्हीं उपविषयों को पढ़ाते रहते हैं के कारण बालक किसी भी प्रकार की नवीनता का अनुभव नहीं करता है। अब हम बात करते हैं आयोजित एवं प्रासंगिक पद्धति की, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस इंसिडेंटल मेथड। प्रोजेक्ट विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रासंगिक होता है। प्रोजेक्ट प्रणाली हार्वर्ड के विषय संगठन का परिणाम है। इनमें एक विषय को केंद्र मानकर पढ़ाया जाता है और उसे पढ़ाते समय अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। वे अकस्मात ही पढ़ाए जाते हैं, यद्यपि पढ़ाने वाला इनको पढ़ाने की कोई विशेष योजना नहीं बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा केंद्र विषय है भाखड़ा डैम का भ्रमण। भाखड़ा डैम का भ्रमण, इस विषय का अध्ययन करते समय पिछले अनुभवों का ज्ञान, इतिहास, स्थान कहाँ है, किधर है, ऊंचा है, नीचा है, भूगोल, जलवायु, वहाँ के पेड़ पौधे, बिजली कैसी बनेगी, मशीनें किस प्रकार चलती है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, भ्रमण का व्यय, भाखड़ा डैम का व्यय, संपूर्ण योजना का व्यय, रुपया कहाँ से आया आदि का ज्ञान आवश्यक है। पढ़ाने का व्यय, संपूर्ण योजना का व्यय, रुपया कहाँ से आया है आदि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। पढ़ाने का विषय केवल भाखड़ा डैम का भ्रमण है। इतिहास, भूगोल, इंजीनियरिंग तथा गणित का ज्ञान मार्ग में जाते हुए स्वयं ही हो जाता है। इस प्रकार गणित पढ़ाने की विधि को प्रासंगिक विधि कहा जाता है। इस विधि का सिद्धांत यह है कि ज्ञान एक इकाई है, इसके भिन्न भिन्न अंग नहीं है। ज्ञान इकाई के रूप में ही देना चाहिए। इस विधि का खेल विधि के साथ बहुत संबंध है। विद्यार्थी, डाकिया, दुकानदार, बैंक बाबू, रेलवे बाबू संबंधित गणित खेल खेल में ही सीख जाता है। स्कूल में यदि ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाए कि गणित कितने ही विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, प्रश्न उठता है कि क्या सच में विद्यार्थी इस विधि का प्रयोग गणित को सीखने में करते हैं। श्री कुपुस्वामी ने लिखा है कि प्रोजेक्ट में विद्यार्थी गणित की नवीन बातें नहीं सीखते बल्कि सीखी गई बातों को प्रयोग में लाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली पढ़ाने की विधि नहीं बल्कि अभ्यास की विधि है। इसके अतिरिक्त इस विधि में समय तथा धन दोनों का अपव्यय होता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थी उच्च कोटि का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं पर गणित नहीं सीख सकते। गणित पढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं अनिवार्य होती हैं। गणित को गणित के रूप में ही पढ़ाया जाना चाहिए जो कि आयोजित विधि ही संभव है। पाठ्यक्रम, अब हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कि पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई विषय न्यून ना रह जाए, न्यून मतलब जीरो ना रह जाए। प्रोजेक्ट विधि द्वारा पढ़ाते समय ज्ञान के कई अंग अधूरे रह जाते हैं।
यह ध्यान में रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था का प्रबंधन भी कर दिया जाए कि कर दिया गया है या नहीं, इसको देखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।